स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूं। ये सगाई से विदाई तक के कंसेप्ट पर कार्य करेगी तथा इससे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक नए अवसर उत्पन्न होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में HSIIDC द्वारा SC श्रेणी के प्लाट धारकों को परियोजना पूर्ण होने के उपरांत प्लाट लागत में 20% की छूट प्रदान की जाती है। आगामी वित्त वर्ष से इसी तर्ज पर मैं OBC श्रेणी के प्लाट धारकों को भी प्लाट लागत में 10% की छूट देने का मैं प्रस्ताव करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014-15 में राज्य से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट केवल 32,086 करोड़ था। आज हमारी सरकार की दूरदर्शी नीतियों, उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तथा मजबूत आधारभूत ढांचे के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर के 1,61,707 करोड़ के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले एक दशक में राज्य के निर्यात में लगभग 395% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, यह उपलब्धि दर्शाती है कि राज्य आज केवल उत्पादन का केंद्र नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार मानचित्र पर एक सशक्त निर्यात हब के रूप में उभर रहा है। निर्यातकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए हमेशा तैयार रखने हेतु मेरे निम्नलिखित विशेष प्रावधान हैं। जो औद्योगिक इकाइयां अपने उत्पाद को 80% से अधिक निर्यात करती हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा विशेष मान्यता दी जाएगी। निर्यातकों को एक्सपोर्ट बोस्ट्रीज प्रदान किए जाएंगे। एक्सपोर्ट फ्रैटी सब्सिडी सपोर्ट की सीमा 10 लाख से बढ़ा करके 30 लाख प्रति यूनिट प्रति वर्ष की जाएगी। प्रत्येक जिले में MSME एवं एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन डेस्क बनाए जाएंगे ताकि MSME इकाइयों और निर्यातकों को बाजार तक पहुंच के लिए एक स्थान पर सिंगल पॉइंट एंड टू एंड सुविधा मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, MSME उद्यमों को वैश्विक कंपनियों से जोड़ने हेतु एक MSME ग्लोबल इंडस्ट्रीज मैच मेकिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार केवल MSME के लिए रिजर्व बायर सेलर मीट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वैश्विक खरीदारों और OEM कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि वे हमारी MSME इकाइयों से सीधे संवाद कर सकें। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा की MSME और स्टार्टअप्स की सुविधा हेतु प्रत्येक जिले में कम से कम 2 प्लग एंड प्ले क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। श्रम विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। सभी दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों का स्वतः पंजीकरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जाएगा। केंद्र सरकार की 4 श्रम संहिताओं, मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 एवं व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020 के लिए नियम बनाकर लागू किया जाएगा। हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद, शाहबाद, मारकंडा व फतेहाबाद में 5 नई ESI डिस्पेंसरी खोली जाएंगी। वर्तमान में मानेसर में संचालित 100 बिस्तर वाले ESI अस्पताल को 200 बिस्तर में अपग्रेड करके यहां एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक संचालित किया जाएगा। औद्योगिक शेडों पर लगने वाले निर्माण उपकरण सेस मानक लागत मूल्यांकन पर आधारित हैं। यह मानक मूल्यांकन उच्च दर के होने के कारण अधिक बिल्डिंग सेस देना पड़ता है। सभी मानक मूल्यांकनों की समीक्षा उपरांत बिल्डिंग सेस को कम किया जाएगा। औद्योगिक विकास के साथ साथ श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक समेकित सुरक्षित श्रमिक
स्वास्थ्य सिस्टम 4S की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत राज्य के सभी औद्योगिक श्रमिकों को प्रत्येक साल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था होगी। माननीय अध्यक्ष जी, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसमें ओपीडी, आईपीडी व दवाइयां एवं ऑक्यूपेशनल हेल्थ चेकअप शामिल रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की आवंटित राशि को 1327.76 करोड़ को 46.93% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 1950.92 करोड़ तथा श्रम विभाग की आवंटित राशि को 89.65 करोड़ को 2.39 से बढ़ा करके 91.80 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, आबकारी एवं कराधान हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि जीएसटी संग्रह में 22% की वृद्धि दर से हमारा प्रदेश देश के सभी 28 राज्यों में आज सर्वाधिक वृद्धि दर वाला प्रदेश है। साथ ही हरियाणा प्रति व्यक्ति कुल जीएसटी कर संग्रह में देश के राज्यों में दूसरे स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग के लिए 68,835 करोड़ का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि 28 फरवरी 2026 तक 66,661 करोड़ नेट राजस्व आमदनी के तौर पर खजाने में जमा हो चुके हैं, जो कि बजट में निर्धारित लक्ष्य का 96.84% है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष कृषि उपकरणों पर जीएसटी में छूट व जीएसटी रिफंड प्रक्रिया के सरलीकरण के विषय को जीएसटी काउंसिल में रखने का वादा मैंने किया था। हर्ष की बात है कि सितंबर 2025 में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कृषि संबंधित उपकरणों पर जीएसटी की दर को 18% व 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। साथ ही आम उपभोग की खाद्य वस्तुओं को जीएसटी से पूर्णतः मुक्त किया गया है तथा इलेक्ट्रॉनिक व घरेलू उपकरणों पर जीएसटी दर को घटाकर 18% कर दिया गया है। इन व्यापक नीतिगत सुधारों और नागरिकों को दीपावली से पहले दी गई भारी जीएसटी बचत के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हरियाणा की जनता की ओर से अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आबकारी व कराधान विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। पिछले वर्ष छोटे व्यापारियों के लाभ हेतु शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंतर्गत 1,15,323 छोटे करदाताओं ने 1,500 करोड़ रुपए की बकाया राशि का निपटान करते हुए सरकार के खजाने में 267 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई। वित्त वर्ष 2026-27 में वैट, सीएसटी तथा एलएडीटी एंट्री टैक्स के अंतर्गत पुराने बकाया मामलों के लिए एक नई वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई जाएगी। जीएसटी कर प्रणाली और करदाताओं के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से जीएसटी पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाने वाले नोटिस व ऑर्डर को डाक के माध्यम से भी भेजने की व्यवस्था की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में की गई घोषणा के तहत 2 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी के डिमांड नोटिस को उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त को जारी करने का अधिकार दिया गया था, जिससे कर प्रणाली को और सुदृढ़ किया जा सके। मुझे मिले एक सुझाव के अनुरूप कुछ जिलों में इस सीमा को घटाकर 1 करोड़ किया जाएगा। केंद्र तथा राज्य के जीएसटी प्राधिकरणों द्वारा एक ही समय में समानांतर प्रवर्तन इन्फोर्समेंट कार्यवाहियों के कारण करदाताओं की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से एक तंत्र विकसित करने के विषय को मैं जीएसटी परिषद की अगली बैठक में उठाऊंगा। जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभिक वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के संबंधित ऑर्डर जो कि अपील के लिए टाइम बार हो गए थे, उन सभी केसों में अपील दायर करने हेतु समय की एक मुश्त छूट के एक प्रस्ताव को भी जीएसटी काउंसिल के विचारार्थ भेजा जाएगा। जीएसटी के बाद भी प्रदेश में 6 वस्तुओं मानव उपयोग हेतु शराब,
पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस तथा कच्चा तेल पर वैट लागू है। इन वस्तुओं की वैट रिटर्न दाखिल करने की प्रणाली को और सरल किया जाएगा। अधिकाधिक आबकारी सेवाओं को पूर्णतः ऑनलाइन एवं कागज रहित बनाया जाएगा। साथ ही ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली को अपग्रेड करके उसे एंड टू एंड संचालन योग्य बनाया जाएगा। सभी जिलों में स्थित विभागीय कार्यालयों में आधुनिक पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। प्रथम पुस्तकालय की स्थापना 1 जुलाई 2026 तक गुरुग्राम जिला में की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मानना है कि उपरोक्त पहलों एवं सुधारों के माध्यम से राज्य में कर प्रशासन सुदृढ़ होगा तथा कर अनुपालन में और सुधार आएगा। इसलिए मैं वित्त वर्ष 2026-27 में विभाग के लिए 70,950 करोड़ के राजस्व लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं, जो 2025-26 के लक्ष्य से 13.24% अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, ऊर्जा किसी भी राज्य की प्रगति और औद्योगिक विकास की आधारशिला है। संरचनात्मक सुधार, तकनीकी उन्नयन और नवीनीकरण ऊर्जा के विस्तार के माध्यम से हम हरियाणा को ऊर्जा आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ऊर्जा विभाग में मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। राज्य विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI के साथ मिलकर प्रदेश में एक क्षेत्रीय अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र स्थापित करेगी। इस परियोजना के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग के लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। कई बार उद्योगों को बिजली आपूर्ति में व्यवधान एवं ब्रेकडाउन के कारण सेवा के अधिकार अधिनियम में निर्धारित समय सीमा में समाधान नहीं हो पाता है और उन्हें डीजल सेट का सहारा लेना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, औद्योगिक उपभोक्ताओं को भविष्य में ऐसी अधिक अवधि के लिए फिक्स्ड चार्ज न लिए जाने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगने वाले रूफटॉप सोलर पैनलों की संख्या आज प्रदेश में 54,674 है, जिनको वर्ष 2026-27 में लगभग 4 गुना करके 2.2 लाख घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, 5 फरवरी 2026 को हरियाणा डिस्कॉम द्वारा लागू की गई सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्थापित 200 करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड की सहायता से गैर डिफाल्टर उपभोक्ताओं, अंत्योदय परिवारों और सरकारी कर्मचारियों, जिनमें हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम में कवर होने वाले कर्मचारी भी शामिल होंगे, के प्रारंभिक खर्च को पूरा करने के लिए ब्याज मुक्त गैप फंडिंग प्रदान की जाएगी। प्रदेश में लगभग 76 लाख गैर कृषि उपभोक्ता हैं। अब तक 8.73 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। बाकी बचे 68 लाख उपभोक्ताओं के लिए भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2020 से अब तक PM कुसुम योजना के तहत 1,88,116 सौर ऊर्जा पंप लगाए गए हैं, जिससे हरियाणा देश भर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस योजना में किसानों की रुचि और उत्साह को देखते हुए वर्ष 2026-27 में 35,000 नए सौर ऊर्जा पंप लगाए जाएंगे। वर्ष 2026-27 में राज्य के 13 जिलों अंबाला, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर में धान की पराली पर आधारित 9.9 से 25 मेगावाट तक की क्षमता की कुल 200 मेगावाट की बायोमास बिजली परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के मौजूदा बिजली आधारित ट्यूबवेल कनेक्शनों पर खेतों में सौर पैनल लगाने की इजाजत दी जाएगी। इससे उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को बिजली वितरण निगम खरीदेंगे, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। हरियाणा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की जाएगी ताकि वर्ष 2030 तक
250 किलो टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, 2 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता और संबंधित घटकों का उत्पादन संभव हो। पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पानीपत में स्थापित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, गांव की आबादी से 3 से 5 किलोमीटर तक की दूरी पर बसी ढाणियों में रह रहे परिवारों को 1 से 3 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट बैटरी सहित सब्सिडी पर दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के बजट